मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा बहस के कार्यक्रम देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में और आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र खतरे में क्यों पड़ा। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार कबूल ली और 20 जनवरी को व्हाइट हाउस छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। मगर सबसे सुरक्षित और दुनिया के पावर सेंटर कहे जाने वाले कैपिटल हिल पर उन्माद का ऐसा तांडव दिखा जो अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी संसद को बंधक बनाने की साजिशें तक हुई। अमेरिका को जिस लोकतंत्र पर नाज था उसकी नाक कटती हुई दिखाई दी। लेकिन भारत के विशाल लोकतंत्र में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी माना जाता है। इसीलिए अमेरिका को कम से कम भारत के महान लोकतंत्र से सीख लेनी चाहिए, वरना आज का दिन अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और चलते चलते मैं ये कहूंगा 2001 से मैंने कैपिटल हिल से कवरेज करना शुरू की। 1993 से भारतीय संसद से लगातार जा रहा हूं, वहां से कवरेज कर रहा हूं। लेकिन आज कहना चाहता हूं कि मेरा सिर गर्व से चौड़ा है, क्योंकि मैं इस भारत के महान लोकतंत्र का एक छोटा सा अंग हूं। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र से पाठ सीखना चाहिए। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जी हां, भारत का लोकतंत्र सत्ता हस्तांतरण की अपने आप में एक नजीर है। आपने वो दृश्य भी देखे होंगे जब जयललिता ने मुरसली मारन और करुणानिधि को अरेस्ट कराया था, लेकिन जब चुनाव हारी तो उन्होंने उनको भी सत्ता का हस्तांतरण किया। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देना है। कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस की में दर्शकों की क्या राय है ये आपको दिखाएंगे। सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता और सबसे ज्ञानी प्रवक्ता ये कहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो गलत नहीं होगा। अशोक सज्जनहार साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जसदीप सिंह जस्सी जो कि ट्रंप के सपोर्टर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन किया हुआ है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करना शुरू करूंगा। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय लोकतंत्र को इससे क्या सबक लेना चाहिए? कल जो कैपिटल हिल में हुआ, यहां पे भी कई आवाजें उठती है, संस्थाएं खत्म कर दी, सिस्टम को खत्म कर दिया, तानाशाह की तरह चल रहे हैं। क्या पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है ठीक उसी तरह की जिस तरह से कैपिटल हिल में कल हुआ? देखिए, भारत में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, लोकतंत्र की संस्थाओं की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर कभी कोई ये कहेगा कि सड़क पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो, तो ये बहुत खतरनाक चीजें कहां तक पहुंचती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सोनिया जी, 16 दिसंबर 2019, यदि कोई ये कहेगा सड़क पे आके कि अब तो न हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, न पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा है, अब तो सड़क पे ही निर्णय लेना पड़ेगा और उसे बुद्धिजीवी कहकर महिमा मंडित किया जाएगा, कैसे हर्षमंदर, तो ये सारी चीजें अत्यंत खतरनाक है। या फिर जो सशस्त्र संघर्ष करेंगे, सीधे हथियार उठाएंगे, उनको कहा जाएगा गांधीयंस विद गन। महात्मा गांधी की कितनी प्रतिष्ठा है, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क में उनकी मूर्तियां हैं, वो शांति की प्रतीक। गन और गांधी का क्या संबंध? और ये कहकर बौद्धिक छलावरण देने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत खतरनाक है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं का मूर्ति भंजन करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ अराजकता हासिल होती है। ध्यान रखना चाहिए। लाख आपका मतभेद हो, लाख मतभेद हो, मैं कहना चाहता हूं हमारे यहाँ तो उदाहरण है, दुर्योधन दुष्टता का प्रतीक है, परंतु पितामह भीष्म ने कहा हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। जैसे आज बिडेन जीते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, परंतु मैं यह भी कहूंगा जब 2016 में अगर ट्रंप जीते थे और लोगों ने कहा हम जीत मानते ही नहीं, तो फिर वहीं से तो आपने मर्यादाओं का मूर्ति भंजन शुरू कर दिया था। यह ध्यान रखना चाहिए। और अंत में एक बात और कहूंगा, अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे शिक्षित देश है। अब यह भी समझना चाहिए कि अराजकता और दंगा ऐसा नहीं कि अशिक्षा और गरीबी से ही फैलता है। हमने पहले दुकानें लुटती देखी, मूर्तियां टूटती देखी, आज कैपिटल हिल में देखा, 1 साल से अमेरिका में देख रहे हैं। और दुनिया के सबसे पैसे वाला क्षेत्र है मिडिल ईस्ट, जहां आतंकवाद के केंद्र है। तो अब यह विचारधारा
अरे विवेक जी को बुरा लगे, ये वामपंथी विचारधारा की गरीबी से आतंकवाद पनपता है, गरीबी और अशिक्षा से अव्यवस्था और दंगे पनपते हैं। अरे कोई विचारधारा से आतंकवाद नहीं पनपता है। ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे विवेक ट्रंप साहब नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, कल मोदी साहब हारेंगे तो ये भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना था अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। आपकी फिलॉसफी तो ये कहती है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। आपका लोकतंत्र तो कहता है गांधी विद गन, गांधीयन विद गन। तभी तो दिल्ली दंगे हुए, तभी तो उमर खालिद हुआ, तभी तो ताहिर हुसैन हुए। तो कहां गई आपकी विचारधारा? बैलेट पे विश्वास करते हैं, लेफ्ट फ्रंट के ये तो आपकी फिलॉसफी है ना, ये तो आपकी फिलॉसफी है ना, और बैलेट पे पावर विश्वास कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ गन। ये क्या वामपंथी विचारधारा नहीं है? आरएसएस और फांसीवादी ताकतें, नहीं आप सुनिए, ये आपकी विचारधारा नहीं है क्या? पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन चाहती हैं, जुरिस्डिक्शन का भी कंट्रोल करना चाहती हैं। नहीं क्या कह रहे हैं आप? पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये आपकी विचारधारा नहीं है? ये क्या वामपंथी विचारधारा नहीं है? बताइए। बिल्कुल नहीं है। भारत का जो वामपंथ है, भारत का जो लेफ्ट फ्रंट है, वो बुलेट में नहीं बैलेट में विश्वास करता है। तभी तो कहते हैं आप ईवीएम खराब है, तभी तो आप बार बार चिल्लाते हैं ईवीएम खराब है, करता है। तभी तो आप कहते हैं मोदी वोटिंग मशीन है वो, तभी तो आप कहते हैं मोदी वोटिंग मशीन है वो, क्योंकि आपको तो वोट मिलना बंद हो गए। एक फांसीवादी सरकार के सरगना है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक फांसीवादी सरकार के सरगना है। मॉब लिंचिंग इनका कल्चर है। गुजरात के दंगे, बाबरी मस्जिद को तोड़ना, दिल्ली दंगे किसका कल्चर था? विवेक श्रीवास्तव जी, गुजरात के दंगे का पानी पीते तो 18 साल हो गए। मुझे ये बताइए ना, दिल्ली दंगे किसका कल्चर था? उमर खालिद किसका कल्चर था? टुकड़े टुकड़े गैंग किसका कल्चर है? लेफ्ट का है कि नहीं? होते हैं ना हिंदू के ना मुसलमान के। दंगा है, उसमें दोनों धर्म के लोग शामिल थे। अच्छा, उमर खालिद घर पे तोप लगा ले तो विवेक श्रीवास्तव के मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो सेक्युलर है। सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव की इस विचारधारा पर, जो गांधी विद गन का सपोर्ट करते हैं? लेकिन ये जो कल्चर अमेरिका में आपने देखा है, ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। देखिए, वैसे तो मेरा मानना है गुजरात में सैकड़ों मुसलमान मर जाते हैं, लेकिन अफसोस नहीं होता। बाबरी मस्जिद ढह जाती है। दिल्ली में उमर खालिद नहीं चलता। दिल्ली में उमर खालिद ने जितनों को मारा उनके लिए भी तो कुछ बोल दीजिए। अंकित के लिए कुछ बोल दीजिए, अंकित शर्मा के लिए, उसके लिए कुछ बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव। चार्जशीट आई है, जज का फैसला आने दीजिए। जज ने कह दिया प्राइमा फेसी इन्होंने दंगे करवाए, जज कह चुके हैं, जज कह चुके हैं प्राइमा फेसी इन्होंने कराए चार्जशीट देखने के बाद। सुधांशु जी बोलेंगे, फिर विवेक आएंगे। सुधांशु जी, बोले किसी को भी ये ट्रायल में मीडिया मत करिए। आप जज नहीं है दीपक चौरसिया जी। सर मैं तो जज को कोट कर रहा हूं, मैं जज को कोट कर रहा हूं मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। सुधांशु त्रिवेदी जी, आत्मा सिंह जी को जोड़िए, फिर मेरे को सीधे जस्सी भाई के पास जाना है। सब जानते हैं। देखिए विवेक जी वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो धर्म को नहीं मानती है तो उनको मुसलमान हिंदू क्यों दिखने लगता है। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद आप कह रहे हैं उसको आपको दिखता है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित, आपको दिखता है उसको कभी मस्जिद माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन इस देश का उत्तरदायित्व है। अरे भाई आप अपने बेटन पे बोलिए। देखिए आप तो कहते हैं धर्म एक अफीम है, जो बाबरी मस्जिद टूटी तो तोड़ी किसने, जरा बताएंगे ना। विवेक जी सुन लीजिए, किसने तोड़ी बाबरी मस्जिद? हु इज द अक्यूज्ड? अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे। आप ही ठीक है, बोलिए। पश्चिम बंगाल में 2007 में परिवहन मंत्री थे चक्रवर्ती महोदय, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर दी तो उन पर कार्रवाई हो गई कि भाई आप तो अगेंस्ट में, ये कैसे आपने किया, कम्युनिस्ट होकर आप पूजा नहीं कर सकते। और देखिए बाबरी मस्जिद के लिए, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद के लिए आप इतना छाती ठोक रहे हैं। तो ये जो अंतर है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, लेफ्ट वालों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि भारत जितनी दुनिया में इट वाज अ केस ऑफ राइटिंग, द ब्रेकिंग ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ केस ऑफ राइटिंग। वो रिलीजन का उससे लेना देना नहीं है, दंगाई का उससे लेना देना है, लॉ एंड ऑर्डर का लेना देना है। लोग मरे। विवेक श्रीवास्तव सुन लीजिए ना, उनको कंक्लूड करने दीजिए, आपके पास फिर आ जाऊंगा। सुन लीजिए, थोड़ा नहीं पता, अक्यूज्ड कौन है नहीं पता, सब बरी हो गए। नहीं बनने देना, अव्यवस्था अपने टर्न पे बोलिए जनाब। देखिए जितनी दुनिया में क्रांतियां हुई, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, आश्चर्य क्या है, ऐसे ही तो जाके कब्जा किया था। उस जमाने में टीवी नहीं होते थे, हर कम्युनिस्ट देश में ऐसे ही कब्जे किए गए, चाहे जार का महल हो या संसद हो
या फ्रांस में हो या चाइना में हो, तो आपको कौन सा आश्चर्य है? चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड यही तो किया था। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो व्यवस्था है ना, पहले डिमोरलाइजेशन, फिर डिस्टेबलाइजेशन, फिर रिवोल्यूशन, फिर नॉर्मलाइजेशन। तो लगता है, परंतु हमें क्या सोचने की जरूरत है कि भारत एक अलग revolution can be peaceful also. हमारे यहाँ Revolution need not be bloody. Revolution need not be violent. नहीं होता। A revolution can be peaceful. There can be a Gandhian way of revolution. There can be a revolution through the ballot. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं है, हम प्राचीनतम इतिहास के लोकतंत्र है, जो स्वयं प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था वैशाली के गणतंत्र से हमारा चल रहा है। तो हम आज दुनिया के लिए एक नजीर है। और मैं कहता हूं अमेरिका के लिए जो क्राइसिस है ना, ये आपसे नहीं है। याद करिए 98 में क्लिंटन लेविंस्की एपिसोड हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठ बोला, ये सत्य रहा, फिर भी वो अपने पद पे बने रहे। 1996 में सन 2000 में फ्लोरिडा क्राइसिस, जॉर्ज बुश कम वोट पाके भी जीत गए। तो यह अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है, जिसे अमेरिका को सोचना होगा। ठीक है। उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व का वास्तविकता में वो जनता की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। ठीक है, सीधे इसी सवाल को लेकर जस्सी भाई के पास जाता हूं। जस्सी भाई, आप ट्रंप के कैंपेन मैनेजर रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ हुआ कैपिटल हिल के अंदर, उसको कैसे डिफेंड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? उनकी जिंदगी पर तो ऐसा दाग लग गया है कि उन्होंने लोकतंत्र अमेरिका के शर्मसार कर दिया। कैसे आप कर पाएंगे डिफेंड ट्रंप साहब को कल के इवेंट के लिए? देखिए, कल के इवेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। जैसा कि अभी डॉक्टर सुधांशु जी कह रहे थे, ये जो ट्रंप के खिलाफ एक मुहिम, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। 2016 से प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक मुहिम चली गई थी। जिस दिन उनकी शपथ ली थी, उसी दिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति नहीं है, हम इन्हें जल्दी से जल्दी इनकी पोस्ट से निकालेंगे। यहां तक कि उन्हें एक झूठी इम्पीचमेंट कराई गई, झूठी उनके खिलाफ कई केसेस लड़े गए, जो कि 4 साल में उन्होंने सारे वो केसेस जीते। उसके बाद पेंडेमिक के आड़ में ये जो एक इलेक्शन कराई गई, जिसमें कि आपको एक अमेरिका के बारे में मैं चीज बता दूं, यहाँ पे कुछ भी इलीगल करना हो पहले उसे लीगल किया जाता है। और वो इलीगल वोट्स के लिए उन्हें बैलेट मेलिंग में कराया गया कि इस साल आप मेल से वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई। और ये जब चीजें सारी उन्होंने करी, तो ये जो इलेक्शन एक स्टील करी गई, उनसे चोरी करी गई। और 2-3 महीने से जो उनके सपोर्टर्स थे, ये इसमें लगे हुए थे, इसकी शिकायतें कर रहे थे। उनकी जितनी भी शिकायतें थी उनको नजरअंदाज किया गया, मीडिया ने भी, सिस्टम ने भी, जुडिशरी ने भी। और उसका यही नतीजा होता है कि जब डेमोक्रेसी में जब और कोई हल ना रह जाए तो प्रोटेस्ट होता है। मैं कंडेम करता हूं जो कल हुआ, अगर वायलेंस हुई इसको कंडेम करता हूं, पर यह भी एक प्रोटेस्ट था जो कल हुआ। जो सपोर्टर्स जो बिल्कुल, आपको इसके पीछे और देखना पड़ेगा कि अमेरिका अभी पूरा डिवाइडेड है। ट्रंप को 75 मिलियन वोट मिले हैं और बाइडेन को 78 मिलियन मिले हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका पूरा बीच में से डिवाइडेड है। आप भारत में बीजेपी को एक पूर्ण बहुमत है, आप कह सकते हैं कि उन्हें लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। हमारी सेनेट भी 50-50 है, कांग्रेस भी बटी हुई है और पूरी सोसाइटी बटी हुई है। इसमें जो कल हुआ है, ये एक वेकअप कॉल था और इसमें हमें इससे सीख लेनी चाहिए और अमेरिकन सोसाइटी को यूनाइट करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, सीधे आत्मा सिंह जी के पास जाऊंगा। क्या आप जस्सी भाई से सहमत हैं? और मुझे ये बताइए, क्या आप मानेंगे कि वाकई ट्रंप के समर्थकों को नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते हिंसा हुई और वो उसको कंडेम कर रहे हैं? बताइए आत्मा सिंह जी, आप जो बाइडेन सपोर्टर है। इसके बाद योगेश मेहता को इंदौर से तैयार रखिए। नहीं, देखो, बात ऐसी होती है कि जब कंट्री की बात होती है तो मैं किसी का एक का सपोर्टर नहीं हूँ। जो कल हुआ वो वहां गलत हुआ। बहुत सारी बातों में मैं जस्सी बाजी के साथ सहमत भी हूँ, लेकिन जो कल वहां हुआ 100% ये नहीं है कि वो उसमें ट्रंप के ही सारे सपोर्टर थे। उसमें कुछ बदमाश लोग भी आ जाते हैं। डेमोक्रेट शुरू से चाह रहे थे किसी ना किसी तरह से ट्रंप को इस सीट से उतारा जाए। अब जाते जाते इस वक्त जो ट्रंप की हालत उन्होंने कर दी है, तो वो वास्तव में निंदनीय है। जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट, मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैं सहमत नहीं हूं जो भी इलेक्टर को वोट हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो उनके समर्थक उसके समर्थन में आए। लेकिन जो उन्होंने तरीका अपनाया कि इलेक्टोरल वोट गिनने के लिए जो कैपिटल हिल में जो उन्होंने किया, वो बहुत गलत किया। वहां बहुत सारे ऐसे आंसर थे जिन्होंने जाके पेलोसी की सीट पे बैठ के गलत काम किया। वहां पर गोली चली, पाइप बॉम्ब मिले,
गन्स मिली, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा गलत हो गया है। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं कि डेमोक्रेसी में और अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी जो इतने सालों से है, उनमें ये एक दिन, जो कल का दिन था, वो एक काले धब्बे के रूप में लगा है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी को ये हक नहीं है कि प्रोटेस्ट के रूप में जाके एक को बदनाम किया जाए और जो हमारा कानून, जहां लॉ मेकर्स बैठते हैं, उस चीज को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत करता हूं। मैं और इस सवाल को जस्सी भाई के पास लेकर जाऊंगा। मेरा सवाल यह होगा कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस जस्टिफाइड है? सीधे योगेश मेहता के पास चलता हूं इंदौर में। योगेश मेहता जी, क्या कहेंगे अमेरिका में जो हुआ, और भारत के लोकतंत्र से, क्या भारत के लोकतंत्र से जो प्राचीनतम है, क्या अब दुनिया को सीखना नहीं चाहिए कम से कम सत्ता हस्तांतरण? दीपक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब उसका एक पाया अगर गड़बड़ाता है तो उसके जो बचे हुए 3 पाए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्थाएं दी है, वो उसे तुरंत लेते हैं। हमारे यहाँ पे स्वयं संज्ञान लेके हमारी न्यायपालिका, विधायिका ऐसे कई चीजों को रोक देती है। जब भी कोई लोकतंत्र पे चोट पहुंचाता है तो हमारे सिस्टम में एक ऑटो ह्यूमन हीलिंग सिस्टम है कि उस लोकतंत्र को बिगड़ने से बचा दिया जाता है। अमेरिका में हम जैसा देखें तो पिछले 10 सालों से उसका जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है वर्ल्ड में, वो नीचे जाता जा रहा है। और ठीक इस है प्रकार योगेश जी, यहीं रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आपके लिए वक्त इतना है। सीधे अशोक सज्जनहार जी के पास चलूंगा। अशोक सज्जनहार जी, अमेरिका जो पूरी दुनिया का दादा नंबर 1 था, आज उसके घर में जो हुआ, उसके बाद दुनिया के अंदर क्या वो उस तरह की ग्रिप रख पाएगा जिसके लिए वो मशहूर हुआ करता था कि अमेरिका ना खाता ना वही, जो अमेरिका कहे वही सही? देखिए दीपक जी, बात ऐसी है, जो अमेरिका की जो लीडरशिप है वो पहले से ही नीचे होते जा रही है। देखिए, एक तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर पड़ती जा रही है। 2008 में जब ये इकोनॉमिक और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और आप देख रहे हैं जो चीन की हालत और ऊपर होती जा रही है। उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, जिससे कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। अमेरिकन लीडरशिप को उन्होंने एकदम खत्म कर दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते थे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, WHO की मेंबरशिप थी, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी, सबसे वो विड्रॉ करते गए। तो मतलब उन्होंने लीडरशिप का कोई रोल लेने से मना कर दिया। अभी भी जब कोविड-19 हुआ तब भी उन्होंने, अमेरिका हमेशा लीडरशिप का रोल करता है क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश है, $25 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है, परंतु उसने लीडरशिप रोल नहीं लिया है। तो अब इससे जो हुआ है, अब कल जो हुआ है, उससे मैं कहता हूं अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग, बहुत बड़ा धब्बा लगा है। अब इसका कारणों का आप विश्लेषण कर सकते हैं। सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अगर समय होगा तो मैं भी इसके ऊपर बताऊंगा। मैं आऊंगा सर, हमारे पास बहुत वक्त है बात करने के लिए, लेकिन सुधांशु जी जाने वाले हैं, इसलिए विवेक जी से बात की शुरू करूंगा। विवेक जी, 30 सेकंड आपको। सुधांशु जी ने बड़ा दो जवाब दिया। आप लोग हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर। विवेक जी, और ये मेरी साफ कहना है, आप लोग हैं जो डाउट क्रिएट करते हैं सिस्टम में। ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन हो गया, न्यायपालिका सरकार की जेब में हो गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको खत्म कर दिया। आप भी वही पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जो डेमोक्रेट्स ने किया अमेरिका के अंदर। नहीं, कोई पैरेलल नहीं है। मैं बताता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, आपके चैनल पर इतनी ज्यादा डिबेटें हुई हैं जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति सर्वोपरि है, और आज आपके चैनल की डिबेट में सभी कह रहे हैं दैट अमेरिका इज एन इमैच्योर नेशन, और आपने अपने पड़ोसी चाइना से संबंध खराब किए कि अमेरिका आकर के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपा रहा है। प्रधाधानमंत्री इमैच्योर तरीके से अमेरिका गए और बोले आपकी बात ट्रंप सरकार। चाइना का क्या प्रेम है? इसीलिए कहता हूं जो लेफ्ट के लीडर है ना, बीजिंग में बरसात होती है, छतरी लगा लेते हैं दिल्ली में। विवेक श्रीवास्तव भी उनसे, बीजिंग में बरसात होगी तो छतरी लगा लेंगे आप दिल्ली में। सुधांशु जी सहमत है आप विवेक से? नहीं, इमैच्योर डिप्लोमेसी का परिचय दिया भारत ने, और आपका पड़ोसी है उससे आप बात नहीं करना चाहते, और आप कहते हैं अमेरिका। अरे जब आप पर हमला करेगा तो अरे जब बात करी तो आप कह रहे थे झूला झूल रहे हैं। जब बात करी तो आप कह रहे थे झूला झूल रहे हैं। बात करी थी ना, तभी आपने कहा था झूला झूल रहे हैं। सुधांशु जी नहीं, बात करनी चाहिए, सब पड़ोसियों से बात करिए। तो इसलिए अमेरिका से भी करी, तो अमेरिका से बात करने से आपको कोई दिक्कत है? चाइना से बात करें तो भी दिक्कत है। और आप खुश किस बात से होंगे विवेक श्रीवास्तव, मुझे ये बताइए, आप खुश किस बात से होंगे?
अपने हर पड़ोसी से बात करिए। ठीक है। युद्ध कोई सलूशन नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान एक से भी कर लेते हैं आपके इंपीरियलिस्टिक साम्राज्यवादी देश है, वो कभी भारत का सगा नहीं होगा। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, एक मुगले आजम फिल्म का पुराना डायलॉग है, कहते कहते तेरे दिल की आरजू लबों पे आई है। तो देखिए, बोलते बोलते बात हो रही थी अमेरिका की और पहुंच गए चीन। वो पुराना गाना ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो भाई ये चीन कहां से आ गया और क्यों आया, वही बता रहे हैं। विवेक जी लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेफ्ट पार्टी आपकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका पे आधारित थी। प्रधानमंत्री अमेरिका से पीठ थपथपाते थे और अपने नेबर से रिलेशंस खराब करते थे। इसी चैनल पे सुधांशु त्रिवेदी जी आप अमेरिका के गीत गाते थे। इसी चैनल पे सुधांशु जी आप अमेरिका के कसीदे पढ़ते थे। एक इमेच्योर साम्राज्यवादी देश के जो कभी आपका नहीं हुआ। अमेरिका के हाथ पसारे थे और कैनेडी ने सबक भेजा था। अशोक सज्जनहार जी बहुत वरिष्ठ कभी नेहरू ने अमेरिका के आगे हाथ नहीं पसारे, कभी नहीं पसारे नेहरू जी ने। चाहता हूं बेकार में नेहरू जी को मत लाइए हर चीज में। नरेंद्र मोदी की इमेच्योरिटी के लिए जवाहरलाल नेहरू को भी। विवेक जी सुन लीजिए ना प्लीज, आपको पूरा मौका देते हैं, पूरा मौका देते हैं, सुन लीजिए उनको। शांति से आपकी बात सुनता हूँ, शांति से आपकी बात सुनता हूँ, इसलिए अपने अपने टर्म पे हम लोग बात करें तो यह बेटर रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, देखिए अमेरिका के लोगों को विचार करना पड़ेगा। जो कुछ हुआ है ये मोमोक्रेसी है, यह भीड़ तंत्र है। परंतु यह भी ध्यान रखिए कि अभी कुछ महीने पहले जब ब्लैक लाइव्स मैटर्स का विषय आया था तो कोई किसी की दुखद हत्या हुई, आपको पूरा अधिकार है प्रदर्शन करने का, पर मूर्तियां तोड़ना और दुकानें लूटना अगर इसको आक्रोश की अभिव्यक्ति माना गया तो वो भी मोमोक्रेसी थी, ये भी मोमोक्रेसी है। अगर वो आक्रोश की अभिव्यक्ति है तो फिर ये भी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये तो अमेरिका को तय करना है कि आपका बेंचमार्क क्या है, आपका पैरामीटर क्या है। आप अगर एक पैरामीटर पे एक और दूसरे पे दूसरे होने लगेंगे, ये वैसा ही है जैसा विवेक जी जब 1986 में शाहबानो आया तो कहा गया भारत की सरकार धर्म में इतना भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर शरिया के खिलाफ है तो हम कोर्ट का निर्णय लाके बदल देंगे। और 1987 में जब ये राम जन्मभूमि और डिबेट अमेरिका की नीति के ऊपर हो रही है, भारत की विदेश नीति की बात हो रही है, इसमें शाहबानो कहां से आ गई? और आप हर डिबेट में मुसलमान क्यों आ जाते हैं और कहीं से घूम करके गांधी परिवार क्यों आता है, मेरी समझ में नहीं आता। आप नरेंद्र मोदी की नीतियों पे बात करिए ना। आप लोग इतना प्रो अमेरिका स्टैंड ले रहे थे और चाइना से रिलेशन खराब कर रहे थे, पाकिस्तान से रिलेशन खराब कर रहे थे, पूरी दुनिया में आप प्रो अमेरिकन फॉरेन नीति बना रहे थे। आज कहां खड़े हैं? नहीं, वो जैक मा को पकड़ के सत्याग्रह सिखाने ले गए। जैक मा को 2 महीने से गायब किया ना, वो उनको सत्याग्रह पढ़ा रहे गांधीवादी, है ना। विवेक श्रीवास्तव चीन में जैक मा को गांधीवादी सत्याग्रह पढ़ा रहे हैं ना, तभी नजरबंद कर रखा है उनको न्यूज नेशन पे शी जिनपिंग ने। बताइए ना, अपनी फॉरेन पॉलिसी जवाब दीजिए इस बात का। इमेच्योर साम्राज्यवादी देश के हिसाब से क्यों बनाई, ये मेरा प्रश्न है। जवाब ले लेते हैं, लेकिन मेरा भी जवाब दे दीजिए। जैक मा को गांधीवादी साहित्य पढ़ाने ले गए ना शी जिनपिंग, नजरबंद करके। जैक मा को क्यों पकड़ ले गए? शी जिनपिंग के चेले चपाटी। उनके देश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए अब ये उनके देश का मामला आ गया, यहाँ पर ये हो जाता तो क्या होता सुधांशु जी? अगर विवेक श्रीवास्तव के घुटने में एक पत्थर लग जाता तो क्या होता? जैसी भाई 1 मिनट में आ रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात आप मेरी बात मत मानिएगा। आप विश्व का इतिहास 20वीं शताब्दी का उठा के देखिए, युद्ध में उतने लोग नहीं मारे गए, कम से कम 10 करोड़ से अधिक लोग मारे गए हैं। वामपंथी देशों में तानाशाहों ने अपने लोगों को जो मरवाया, ये चाहे स्टालिन हो, चाहे माओ हो, चाउसेस्क्यू हो या पोल पॉट हो। इसलिए कम से कम एक भी वामपंथी देश ऐसा नहीं जहां लोकतंत्र हो, एक भी वामपंथी देश ऐसा नहीं या बोलने को मौका हो। जैक मा का उदाहरण अभी दीपक चौरसिया ने दिया। इसलिए जब वामपंथी लोग आके अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर प्रवचन करते हैं तो दीपक जी, हमारे पंचतंत्र में कहानी है ना कि सगाल प्रवचन कर रहा है, यानी सीआर आकर जब धर्म का उपदेश देना पड़े। पंचतंत्र पे मत जाइए, भारत का लेफ्ट फ्रंट डेमोक्रेटिक है और भारत के अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। चुनावी प्रक्रिया के थ्रू हमारा रिवोल्यूशन होगा, तभी कहते हैं ना ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन है, आप ही कहते हैं ना चुनाव के थ्रू होगा। हम अपने एजेंडे में से हटने वाले नहीं। आप ये कहिए कि चादू मजूमदार और नक्सलियों का आंदोलन गलत है, बोलिए यहाँ पर विवेक जी, कहिए कि मैं नक्सलियों को कंडेम करता हूं और उन्हें जेल भेजना चाहिए। जो कहते हैं आप मेरी बात सुनिए, नक्सलाइट्स का सपोर्ट हमने नहीं किया, लेकिन आप लोग अगर गलत नीतियां करेंगे तो नक्सल पैदा होते हैं। नीतियों को खत्म करिए जिससे नक्सल पैदा होता है।
नक्सलियों के कोई समर्थन में नहीं है। हम अपने देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी नीतियां भी हम ना बनाएं कि नक्सल पैदा हो। अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इतना बड़ा कर देंगे कि एक आदमी बंबई में 27 मरले की बिल्डिंग बनाता है और उससे आप बजट लिखवाते हैं, उससे आप किसानों की जमीनें छिनवाना चाहते हैं। जो आप एग्रीकल्चर बिल को लेकर के आए हैं वो चंद मल्टीनेशनल और चंद ये बड़े बड़ी जो सूट बूट की सरकार और अंबानी अडानी का बिल आप लेकर। अरे आप जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप रटी रटी बात बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि शी जिनपिंग क्या गांधी के सत्याग्रह को पढ़ाने के लिए जैक मा को उठा के ले गए हैं? 2 महीने से नजर बंद करके रखा है। चाइना के सबसे बड़े बिलियनियर को क्यों बंद करके रखा है? क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग का विरोध किया। बताइए ये कौन सा लोकतंत्र है? हाँ सुनिए, आलोचना करिए शी जिनपिंग की, इसके लिए आलोचना करिए। इरेगुलरिटीज के कारण किसी भी, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण अगर उनकी सरकार जैक मा को पकड़ रही है तो उनकी सरकार जाने, जैक मा जाने। हमारे देश में बैंकों से उधार लेने के बाद ये अंबानी और बड़े बड़े घराने जो भाग जाते हैं और एनपीएस बना बना करके आप इनके जो लोनों को माफ करते हैं। आप अपने देश की सरकार की बात करिए, आप नरेंद्र मोदी की बात करिए, आप 2014 से आज तक कितना लोन माफ किया, जरा डेटा मांगिए इनसे। और सरकारी बैंकों का पैसा कहां गया है? कितना कर्ज ले रखा है बैंकों से अंबानी साहब ने, कितना कर्ज ले रखा है बैंकों से अडानी साहब ने? आप जरा ये तो पता लगाइए, अपने देश की बात तो कर लीजिए। जैक मा में कहां घूम रहे हैं आप? अच्छा, यहां जो आपने फार्मर्स बनाए हैं, जो पूंजीपतियों के लिए आपने बनाए हैं, शी जिनपिंग को बुरा नहीं कहेंगे आप मोदी जी को भर भर के बुरा कहेंगे, शी जिनपिंग को बुरा नहीं कहेंगे, शी जिनपिंग को बुरा नहीं कहेंगे। दीपक जी, भाई जैक मा गलत है तो उन्होंने पकड़ा होगा, शी जिनपिंग गलत नहीं है। बुरा मैं क्यों बोलूं? ठीक है, लेकिन मेरे सुधांशु जी जवाब, उसके बाद मैं जस्सी भाई के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी नहीं पड़ता। मैं समाप्त करता हूं। विवेक जी एक शब्द सुन लीजिए, आपको अर्ज किया है शी जिनपिंग से मोहब्बत और मोदी से अदावत। अरे अपनों पे सितम, गैरों पे करम है, जाने वफा ये जुल्म है। कम से कम इतना तो मत करिए। आप कह रहे जैक मा को जाने दो, शी जिनपिंग ने ये कर दिया और मोदी को सुनो। अरे भगवान, इसी वजह से अरे भाई आप अपने बिजनेसमैन को भी तो थोड़ा टाइट कर लीजिए। नहीं देखिए सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारत का बिजनेसमैन अगर डिफॉल्टर है तो मोदी साहब एक्शन नहीं लेते। आपको इलेक्शन फंडिंग चाहिए, वहां इलेक्शन फंडिंग का मसला नहीं है, तो जो गलत बिजनेसमैन होता है उस पर गाज गिरती है, उसमें बुराई क्या है? तो हेडक्वार्टर के खिलाफ कैसे बोल जाएंगे? नहीं देखिए, हेडक्वार्टर की बात नहीं है, बीजिंग का आपका हेडक्वार्टर है। चलिए यहीं से सीधा जस्सी भाई के पास चलता हूं। जस्सी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कल की घटना ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ अच्छा किया उसको आज साफ नहीं कर दिया है? जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक, बहुत ही सीनियर है, मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा। जस्सी भाई जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो अमेरिका में कल जो घटना घटी है वो एक अमेरिका की अंदरूनी घटना है। इससे भारत के या मोदी जी ने जो भी अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 जनवरी को जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने आ रहे हैं, भारत की एक अपनी अहमियत है अमेरिका में, और ये एक अंदरूनी घटना है। और जो कि जो बाइडेन आएंगे तो जो मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 7 साल में अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बनाए हैं वो कहीं वेस्ट नहीं जा रहे, और रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और ये एक घटना से अमेरिका की कोई डेमोक्रेसी या यहाँ का लोकतंत्र खत्म नहीं हो गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत में भी हमने देखा था जब इंदिरा गांधी ने हमारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, इमरजेंसी लगा दी थी, लूप होल्स जो थे हमारी डेमोक्रेसी में उसको यूज करके डिक्टेटर बन गई थी। और ये हर देश में होता है, हर लोकतंत्र में होता है, यहीं से हम सीखते हैं। और यही चीज अमेरिका में हुई है कि एक जो ऑपोजिशन थी डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने ये डेमोक्रेसी के लूप होल्स यूज कर करके प्रेसिडेंट ट्रंप को 4 साल उन्होंने शासन नहीं करने दिया, उन्हें हर तरफ बाधा बनाई गई। उनकी सिस्टम, हमारी जो एजेंसियां थी, उन्होंने भी उनके खिलाफ काम किया। तो इसका गुस्सा है लोगों में। अमेरिका को आप समझिए, इसके लिए अमेरिका की राजनीति समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारी पार्टी पूरी तरह डिवाइडेड है अमेरिका में, आधा आधा। हमारी सेनेट डिवाइडेड है, हमारी कांग्रेस डिवाइडेड है, और पूरा हमें ये दोनों पार्टियों के लिए कल वेकअप कॉल था। जब ये 30,000 लोगों ने कैपिटल हिल जाके प्रोटेस्ट किया, दिस वाज अ वेकअप कॉल हमारी रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी और डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी।
अभी मैं समझता हूं कि जो बाइडेन को जब आ रहे हैं तो उन्हें ये दोनों जो गुट हैं इन्हें जोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और अमेरिका का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये एक हादसे से ये एक डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है। ऐसे ये आप इस जो संसद पे कल अमेरिका में हुआ है उसे आप पाकिस्तान में जो आतंकवादी भेज के हमारी संसद पे हमला किया था वैसा ये नहीं था, ये हमारे खुद के लोगों का प्रोटेस्ट था। हाँ, थोड़ा अंदर वायलेंस हुई, उसके लिए हम कंडेम। विवेक भाई बीच में नहीं प्लीज। लोगों की अभिव्यक्ति। ठीक है, आत्मा सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना आप जस्टिस साहब से सहमत करते हैं और आगे का रास्ता क्या, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अमेरिका में बनी रहेगी। कल की जो प्रोटेस्ट हुई है क्या वाकई किसी एक्शन की रिएक्शन है, या जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है उसको डैमेज करने में अब अमेरिका को एक लंबा रास्ता चलना पड़ेगा? इस बीच पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, ट्रंप की सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट बहुत ही सीनियर जेके त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ गए, उनको भी बहस में लाऊंगा। आत्मा सिंह जी। सबसे पहले तो मैं जस्टिस जी के साथ सहमत हूँ। ट्रंप साहब ने जो भी डिसीजन लिए उसने अपने बल पे लिए, आतंकवाद पे कंट्रोल डाला, भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। जिस तरह आपके भारत में विवेक जी जैसे बैठे हैं, जो घर के हैं ना घाट के हैं, बस उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है, अपोजिशन में कुछ बोलना है। इनसे पूछो कि इन्होंने क्या किया। मैं जानता हूं जब कांग्रेस के यहाँ दिग्विजय सिंह जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जब सोनिया गांधी यहाँ पे स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल में आती थी, रिलायंस की 600 मर्सिडीज जो है वो नीचे खड़ी रहती थी कि उनके जो खाना बनाने वाला, खाना परोसने वाला, वो भी रिलायंस की गाड़ियां यूज करते थे। ये जो विवेक जी बोल रहे हैं बहुत सारी बातें सही बात, सुधांशु जी जो कहते हैं उनकी बात का जवाब देने के बजाय ये चाइना चले जाते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट जो इनकी वहां रहती थी, उन्होंने यहाँ पे भारत से जब भी यहाँ पे आए हैं, उनके मिनिस्टर आते थे, वो किसी से नहीं मिलते थे। हमारे मोदी साहब आते थे, वो शरेआम सबसे मिलते थे। इनके बंदे आते थे, जो कांग्रेस के आते थे या लेफ्ट के जो भी बंदे आते थे, वो हमेशा कोई ना कोई बिजनेस डील बनाने आते थे। मिनिस्टर आते थे, बिजनेस डील बना के चल जाते थे और ओवरनाइट इंडिया चले जाते थे। लाखों करोड़ों इन लोगों ने कमाए। इन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं कहा। अभी इनके राहुल गांधी जी को देख लो, इनके पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई इनकम का साधन कहाँ से है अभी भी। और इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये लोग एक पार्टी की सीनियर लीडर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो आपको तो ट्रंप के खिलाफ और देश के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ बोलने का कोई हक ही नहीं है। आप लोग तो वैसे ही जन्मजात गुलाम है, आपको गुलामी काटने की आदत पड़ गई है, आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। मोदी साहब की तुलना इस वक्त भारत का पूरे विदेश में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को इस बार कंपेयर कर सके। देखिए, देख लीजिए विवेक चौधरी जी, मोदी के सपोर्टर अमेरिका से आपको आवाज लगा रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये आपके लिए भी वेकअप कॉल है कि देश के बाहर 7 समंदर पार जो भारतीय रहते हैं वो लेफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो 30,000 आदमी थे, ये तो कहीं की है ही नहीं, और ये अमेरिका में रेसिज्म लाना चाहते हैं। वहां पर केरला में और वेस्ट बंगाल से भी क्लीन हो गए। आगे जब राहुल गांधी जी अब केरला चले गए, मेरे ख्याल से वहां भी उनके बुरे दिन आ गए, वहां से भी लेफ्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां राहुल गांधी गया नहीं, ट्रंप रेसिस्ट नहीं था क्या? क्या ट्रंप इंडिया के खिलाफ नहीं था? क्या ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ नहीं था? क्या ट्रंप एशियंस के खिलाफ नहीं था? इसका जवाब पूर्णिमा से ले लेते हैं। आत्मा सिंह जी, इसका जवाब पूर्णिमा से लेते हैं, फिर मैं त्रिपाठी साहब और शाह साहब के पास चलता हूं। Appreciate it. So it's very important for the viewers to understand one critical point that is not उसने कितनी कंट्रीज के one critical point is not being discussed over here. पहले 4 साल से, पिछले 4 साल से ट्रंप को हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी, द लेफ्ट लिबरल पार्टी हैज बीन ट्राइंग, और हर जगह पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। पहले तो रशियन कोल्यूशन चलाया, उसके बाद यूक्रेन कॉन्स्पिरेसी लाके ट्रंप को इम्पीच करने की कोशिश की, होक्स के ऊपर एक के बाद एक होक्स चला रहे थे। और मीडिया जो है, यहाँ की जो मीडिया है पूरा लेफ्ट लिबरल के हाथ में है। तो इंडिया में कांग्रेस क्या, टीएमसी क्या, AIMIM क्या है, उनके नजर से आप देखो तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के राइटर्स जैसे अराना आयुब है, इंडिया में बैठी हुई है। यहाँ की जो लेफ्ट लिबरल बिग मीडिया चैनल्स है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया चैनल्स,
ट्रम्प को पहले दिन से तंग कर रहे हैं। उनको कई नाम से पुकारा गया है, नाजीज, रेसिस्ट एंड एक्सेट्रा। कोई दम नहीं है उस बातों में। अब कहां से वो लोग चुप करेंगे? अभी भी उनको ये कुछ दिन जो है उनको दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू इम्पीच हिम इवन नाउ। तो आप कैसे इनको बिलीव कर सकते हो जो आदमी को एक दिन की फुर्सत नहीं मिली है, एक दिन की मीडिया से फुर्सत नहीं मिली है, और जैसे मोदी को करते हैं यहाँ पे उनका कोई स्टेट मीडिया नहीं है। इंडिया में तो दूरदर्शन है, स्टेट मीडिया है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम लेकर, ह्यूमन राइट्स के नाम लेकर दिन के एक एवरी सिंगल मोमेंट ही वाज स्क्रूटिनाइज्ड, ही वाज पनिश्ड। लोगों के अंदर ऐसे एक जहर डाल दिया गया है, ये जहर अभी निकलने नहीं वाला है। अभी बाइडेन जैसे लोग जो है, चाइना के जो लोग, चाइना के जो वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं वहां से, और उनके जो बेटा है जो बाइडेन, हंटर बाइडेन की स्टोरी, जो स्कैंडल जो निकला है इलेक्शन से पहले, वो इनसे पहले की कहानियां छुपाई गई है, उसको हमें साइलेंट किया गया है। हमारे सारे अकाउंट्स जो भी इसके अगेंस्ट कह रहा है उनको शट डाउन करा जा रहा है। किस तरीके की डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हो? आप किस तरीके की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? कोई पूर्णिमा में इसका जवाब देता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। जहां पर बवाल होता है वहां पर लेफ्ट का नाम क्यों सामने आता है? फिर शाह साहब के पास जाऊंगा, त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मयंक अरोड़ा सहारनपुर से। मयंक, क्या कहेंगे इस सिचुएशन पर? जी नमस्कार दीपक चौरसिया जी। मैं पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि ये मसला अमेरिका का है, अमेरिका की अंदर की दो पार्टियों का है। पहले इस मसले को आप लोग हिंदुस्तान पे ना लाइए तो ये बेहतर रहेगा। और दूसरी बात मैं ही कहना चाहूंगा कि ट्रम्प जी अगर चुनाव हार चुके हैं तो उनको पहली चीज है ये हार स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, ये है आगे अच्छा यही रहेगा कि अगले चुनाव में फिर से उस चीज का प्रयास किया जाए, दोबारा से उस चीज को लड़ने का प्रयास किया जाए और उसको अच्छे तरीके से जीतने का प्रयास किया जाए। और जो चीज है हार को स्वीकार करना चाहिए। और रही बिडेन जी की बात, वो अभी उन्होंने शपथ ली ही है और आगे देखेंगे उनका कैसे काम रहेगा। तो सबको मौका मिलना चाहिए, मेरा मात्र इतना कहना है। ठीक है मयंक, यहीं पे रुकूंगा, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना था। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपसे शुरू करता हूं। जहां पे भी बवाल होता है वहां पर लेफ्ट का नाम क्यों आ जाता है, वामपंथी विचारधारा का नाम क्यों आ जाता है? क्या कहेंगे गोपाल कृष्ण जी इस पर? देखिए, मैं पूर्णिमा जी के बहुत सारी एनालिसिस से वाकिफ रखता हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट लिबरल, और उसमें कहीं ना कहीं विदेशों में चाहे मीडिया हो ये हो, उसके साथ मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, इन लोगों का एक नेक्सस है। वह किसी भी चीज को, चाहे भारत को भी देखो, अलग अलग चीजों का एक नरेशन खड़ा करते, क्रिएट करते हैं। इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। ये वास्तविकता है विश्व के मीडिया की और इस नेक्सस की, लेफ्ट लिबरल्स और माइनॉरिटीज मुस्लिम्स। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जो डेमोक्रेसी है, कोई एक इंसिडेंट जो कल हो गया या आज हो गया अमेरिका में, उससे वहां की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यह बात भी सही है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर ट्रंप साहब हारे हैं और जो बिडेन जीते हैं तो उसको एक ग्रेसफुल तरीके से स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो ग्रेस मिसिंग लगती है, लेकिन फिर भी ये उनका इंटरनल मामला है। और हमें लगता है कि यह इस बात को यहाँ पे ज्यादा भारत और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि ये जो लेफ्ट लिबरल नेक्सस है, डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके करके आए हैं। अरे सुनो मेरी बात, सुन लो, पूरी बात करने दो। सुन लो ना, वो भी कोई बात बोल रहे हैं। वीज़ा रोके गए देशों के। नहीं तो आप वैचारिक हिंसा फैला रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, वैचारिक हिंसा मत फैलाइए। आत्मा सिंह जी जवाब देंगे, आपको रुक जाइए। मैं सीधे गोपाल जी कंक्लूड करिए। H1B वीजा का रूल, मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत के प्रधानमंत्री, सुन लो, ट्रंप सरकार ने कितने वीजा रिड्यूस किए? H1B वर्क वीजा। अरे ठीक है, ट्रंप सरकार के रूल्स चेंज हुए H1B वीजा के इंडियंस के लिए। आपको पता है? सुन लो, नहीं पता है? डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस आकर के अमेरिका में काम करें। उनका कहना था कि अमेरिका सिर्फ गोरों का है,
व्हाइट अमेरिकन का है। ट्रंप एक रेसिस्ट था और ये 30,000 आदमी कहाँ पे रेसिस्ट है। किस जोकर को बिठा लिया? विवेक श्रीवास्तव जी, दिस इज द प्रॉब्लम। बीजिंग के नजरिए से आप अमेरिका की डेमोक्रेसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं सीधे जेके त्रिपाठी जी, शाह साहब के पास चलूंगा, फिर आत्मा सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूंगा क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड ऑर्डर पर अमेरिका में जो कुछ हुआ? विवेक जी, थोड़ी देर खामोश हो जाइए, वैचारिक हिंसा मत फैलाइए। हाँ, मेरी बात पूरी नहीं होती, मैं थोड़ी बात पूरी कर लूं। जो लोग बोल रहे हैं खामोश। त्रिपाठी जी, एक मिनट, गोपाल कृष्ण जी कंक्लूड करिए प्लीज। हाँ, मैं पहली बात कह दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो वह कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ संबंध या उसके हिसाब से नहीं जाते। भारत के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहां के प्रेसिडेंट अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दो देशों में पिछले 6-7 साल में जो रिलेशंस में एक प्रगाढ़ता आई है और जो आपस में समझने की बात आई है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वह केवल मोदी जी और ट्रंप जी के हिसाब से नहीं देखी जाती, वो अमेरिका और भारत के हिसाब से देखनी चाहिए। त्रिपाठी जी, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इस घटना का कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी रही है, मोर और लेस जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पॉलिसी या ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी मोर और लेस एक ही रही हैं। कुछ मुद्दों पर दोनों में फ़र्क है, जैसे कि जो बाइडेन मानवाधिकारों पे जो बाइडेन की पार्टी ज़्यादा बोलती है, जैसे कि जो बाइडेन की पार्टी और भी चीज़ों सहयोग पे ज़्यादा बोलती है। लेकिन क्या है कि चीन पर देखिए, चीन के बारे में अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि चीन के ऊपर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम साउथ चाइना सी में अपना समुद्री बेड़ा परमानेंटली रखेंगे वहाँ। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर पे इस एक घटना से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह है कि इस एक घटना ने अमेरिका में लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। अभी पूर्णिमा जी ट्रंप के बारे में काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसा राष्ट्रपति था जो कि एक बार एक चीज़ कहता है, दूसरी बार दूसरी चीज़ उसके ठीक उलट कहता है। वो राष्ट्रपति जो कहता है उसके कथनी और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के बात में फ़र्क होता है, डिस्कनेक्ट होता है। एक बार ट्रंप कुछ कहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लिपापोती करके उसको संभालने की कोशिश करता है। ये वो ट्रंप है। देखिए, ये अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम की एक बड़ी खामी हुई है। खामी क्या हुई है कि एक आदमी जिसको कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, उसको आपने उठा करके पैसे के बल पे उसने नॉमिनेशन लिया और पैसे के बल पे वो आ गया। अब क्या है कि वो तो सीईओ रहे हैं अपने कंपनीज़ के, तो अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तो सीईओ की तरह चलाते हैं। कभी अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र को हटा दिया, कभी डिफेंस सेक्रेटरी को हटा दिया, कभी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा दिया, कभी अटॉर्नी जनरल को हटा दिया। तो ये चीज़ें फिकल माइंडेडनेस शो करती हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, रिपब्लिकन पार्टी भी बुरी पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में ही मिट रोमनी, केली लोफिंगर, रिचर्ड बर्र, रॉय ब्लंट, क्रिस क्रिस्टी, लिज चेनी, बेन सासे, इन सभी ने आलोचना की है ट्रंप की। और ट्रंप ने भी जब माइक पेंस ने कहा कि नहीं, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा सेनेट के काम में, तो ट्रंप ने कह दिया कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो ऐसा करे। ठीक है, मैं जैसे भाई आपसे बिल्कुल जवाब लूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन शाह साहब का एक कमेंट जानना चाहूंगा। शाह साहब, इंडिया से आप कोई पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे पूरी सिचुएशन का? मेरा कहना यह है कि आप कुछ भी बात करें, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन इलेक्ट करेगा, हम नहीं करेंगे। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हम लोग इलेक्ट करेंगे, अमेरिका को नहीं करने देंगे। तो अभी बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, उसका अनाउंसमेंट हो गया है और वो नेक्स्ट 4 years डिपेंडिंग अपॉन हिज लाइफ स्टेज वो वहाँ पे रहेंगे। अभी वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो डिपेंड अमेरिका में आदमी के ऊपर नहीं करता है, पॉलिसी जो बनती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिसी के लिए उनके जो एडवाइजर्स होंगे,
स्टेट डिपार्टमेंट के एडवाइजर्स होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होंगे, ट्रेड एडवाइजर होंगे, जो भी है वो सब मिलके एक साथ करेंगे। उसमें हमारा कहना यह है कि उसमें हमको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ट्रम्प जो थे वो ज्यादातर अपने आप को और अपनी पॉलिसी को, अपने फैमिली को याद जो बेहतर चलता है उसी की पॉलिसी बनाते थे। उसमें ऐसे हो गया कि उनको ये लगा कि हिंदुस्तान उनका दोस्त है, पर 4 साल वो फिर से इलेक्ट होते तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉलिसी जो पिछले 4 साल हुई है वही होती है। तो हमको अभी बिडेन और उनके एडवाइजर्स के साथ काम लेना है, वो काम हम लेंगे, हम उनको मनाएंगे, हमारे जो डिप्लोमेट्स होंगे वो उनसे मानता करेंगे, उससे आगे जाएंगे, उससे बात करेंगे। मैं यहीं पर शाह साहब आपको रोकूंगा, आगे बढ़ूं उससे पहले ब्रेक लूंगा। जस्सी भाई हैं, आत्मा जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, पूर्णिमा जी को भी जवाब देना है। जस्सी भाई से शुरुआत करूंगा ब्रेक के बाद।